A very good morning to everyone. So, today's topic is plotting data from a data frame. So, we have plotted data from various things. We can say we have plotted data with the list, we have plotted data using some arrays as well. And now, today, in this topic, we will be trying to plot some data using a डेटा फ्रेम. अब डेटा फ्रेम का यूज़ करके डेटा प्लॉट करने की कितनी वेज है हमारे पास. सो वी हैव टू वेज यूजिंग विच वी कैन प्लॉट डेटा फ्रॉम अ डेटा फ्रेम. सो द फर्स्ट मेथड विल बी द पाई प्लॉट्स ग्राफ फंक्शंस. जैसे कि कौन कौन से, तो हमने बार फंक्शन पढ़ा था, जैसे कि है ना, एक मिनट, जैसे कि हमने पढ़ा था बार फंक्शन, फिर पढ़ा था पाई फंक्शन, है ना, फिर हिस्ट फंक्शन. तो ये सारे जो फंक्शंस हैं सॉरी, ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे पाई प्लॉट के ग्राफ फंक्शंस कहलाते हैं. दूसरा एक होता है जिसको बोलता है डेटा फ्रेम का प्लॉट फंक्शन. जैसे कि आप बोल सकते हो कोई भी डेटा फ्रेम है, जैसा मेरा DF1 नाम का डेटा फ्रेम है, ठीक है. तो इस पे अगर मैं डॉट प्लॉट फंक्शन लगाऊंगा तो ये एक प्लॉट फंक्शन होता है डेटा फ्रेम के अंदर, जिसका यूज़ करके हम डेटा फ्रेम्स को प्लॉट कर सकते हैं. तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे कि हम डेटा फ्रेम्स को प्लॉट करेंगे. तो पहला तरीका हम देखते हैं आज. पहला तरीका जो है वो है प्लॉटिंग अ डेटा फ्रेम्स डेटा यूजिंग पाई प्लॉट्स ग्राफ फंक्शन. अब कौन कौन से ग्राफ फंक्शंस आपके पास होते हैं, तो एक होता है प्लॉट फंक्शन, एक होता है बार एच मतलब हॉरिजॉन्टल, स्कैटर, बॉक्स प्लॉट और हिस्ट फंक्शन. तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो इन्होंने हमको बताए हैं कि इन फंक्शंस का यूज़ करके हम डेटा फ्रेम के डेटा को प्लॉट कर सकते हैं. दे हैव गिवन अस सम सैम्पल डेटा फ्रेम्स. द फर्स्ट वन इज DF2 में आप देख सकते हो इंडेक्सेस दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 5. एज और प्रोजेक्ट्स नाम के दो कॉलम्स हैं. एज में कुछ एजेस दी हुई है और प्रोजेक्ट्स में कुछ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं. सिमिलरली दे हैव गिवन अनदर डेटा फ्रेम विच इज़ DF. यहाँ पर जो DF2 था सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ कंटेन कर रहा था. अगला जो है वो है DF में आप देख सकते हो इंडेक्स 0 से लेकर 5 तक, एज न्यूमेरिक, प्रोजेक्ट्स न्यूमेरिक, बजट न्यूमेरिक, और सेक्स का कॉलम है जो कि आप कह सकते हो कैरेक्टर डेटा का है. पोजीशन का कॉलम है जो कि स्ट्रिंग है, और सिटी का कॉलम है जो कि स्ट्रिंग है. मतलब दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक वैल्यूज़. तीसरा एक और डेटा फ्रेम दिया हुआ है जिसका नाम है FDF जो है यहाँ पर सारी फ्लोट वैल्यूज़ है, ठीक है, मैक्सिमम फ्लोट वैल्यूज़ है अगर आप इंडेक्स को छोड़ दो तो ये एक तीसरा डेटा फ्रेम हमको दिया हुआ है. अब आपको अगर इन डेटा फ्रेम्स में से किसी डेटा फ्रेम का डेटा प्लॉट करना है, ठीक है, तो अभी हम कौन सा तरीका देख रहे हैं, हम अभी पहला वाला तरीका देख रहे हैं. पहला वाला तरीका क्या है, पाई प्लॉट के ग्राफ फंक्शंस का यूज़ करके. तो जैसे कि पहला एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है इन्होंने, ये क्या है, ये एक लाइन चार्ट है ना. तो ये लाइन चार्ट इन्होंने बनाकर बताया, और लाइन चार्ट प्लॉट करने के लिए लाइन फंक्शन जो है वो नहीं होता है. ध्यान रखना, लाइन फंक्शन नहीं होता है, ठीक है. तो यहाँ पर जब आपको प्लॉटिंग करनी होती है तो आपको प्लॉट करने के लिए प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. लाइन ग्राफ को प्लॉट करने के लिए लाइन फंक्शन नहीं होता है, प्लॉट फंक्शन होता है. सो ये एक आपको पता होना चाहिए कि लाइन ग्राफ को प्लॉट करने के लिए प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है. अब प्लॉट फंक्शन तो यूज़ होगा, चलो एक चीज़ पता चल गई कि भाई प्लॉट फंक्शन यूज़ होगा. अब कैसे यूज़ होगा, तो आपको आपके डेटा फ्रेम पे यूज़ करना है, जैसे कि DF2 पे ये लोग यूज़ करके बता रहे हैं. हाँ, तो DF2 पे लगा दो. अब DF2 पे लगा दिया, चलो ठीक है. तो DF2 पे तो हमारे पास दो कॉलम्स है, ठीक है. जैसे कि मैं अगर यहाँ से बताऊँ तो देखो, ये DF2 पे तो हमारे पास दो कॉलम्स है, एक है एज का और एक है प्रोजेक्ट्स का. सीधी सी बात. अब आपको कौन सा यूज़ करना है, दोनों का डेटा तो नहीं शो कर रहे, अभी हम एक ही का शो कर रहे हैं. तो देखो यहाँ पर हमको किसी एक का डेटा शो करना है, तो किसका शो करना है, एज का. तो DF2.age सॉरी, ऐसा लिख देंगे तो क्या होगा, आपका एज का जो आपका डेटा है उसका लाइन चार्ट आपको बनकर मिल जाएगा. तो ये हमारा पहला तरीका है. दूसरा तरीका, आप बार ग्राफ भी बना सकते हो. तो बार बनाने के लिए आपके पास क्या है, तो PLT.bar फंक्शन. हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी. यहाँ पर अब क्या हो रहा है, आप एक चीज़ ध्यान दो, डेटा फ्रेम का कंसेप्ट भी यूज़ हो रहा है और प्लॉट का फंक्शन भी यूज़ हो रहा है. तो अब आपको दोनों फाइल्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी.
import pandas as pd and import matplotlib.pyplot as plt. अब दोनों फाइल्स इंपोर्ट होंगी क्योंकि आप पांडास के कंसेप्ट को भी यूज कर रहे हो, एंड एज यू आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पांडास एज वेल, सो यू हैव टू इंपोर्ट दैट फाइल ऑल्सो. अब आपको अगर बार चार्ट बनाना है तो बार चार्ट कैसे बनेगा, तो बार फंक्शन का यूज करके, तो plt डॉट बार फंक्शन. अब बार फंक्शन किस पे बनेगा तो वो आपको बताना पड़ेगा. तो बार फंक्शन आपको बनाना है कि नहीं, दो चीज़ों के लिए. तो आपने इधर ले लिया इंडेक्स कि मेरा एक्स एक्सिस पे इंडेक्स रखूंगा और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट्स रखूंगा. अब दो कॉलम्स आपने बता दिए क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बतानी पड़ेगी आपको बार में. तो अब बार में जब दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी तो आपने बता दिया df2 डॉट इंडेक्स कॉमा df2 डॉट प्रोजेक्ट्स. बस एक्स की वैल्यू दे दी, वाई की वैल्यू दे दी, बार फंक्शन यहाँ पर लगा दिया. तो सिमिलरली इस तरीके से आपका एक आप कह सकते हो कि एक बार चार्ट आपको बनकर मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल कॉलम्स के नेम्स देकर प्लॉटिंग कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पर df1 df2 डॉट इंडेक्स दिया, यहाँ पर df2 डॉट एज दे देता तो भी बार ग्राफ बन जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती. पर थोड़ा सा अलग दिखता क्योंकि डेटा विल वेरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज विच आर देयर इन एज एंड इन द प्रोजेक्ट्स कॉलम. उसके बाद एक और चीज़ देखो इन्होंने बताई हुई है कि द प्लॉट फंक्शन कैन टेक डेटा फ्रेम्स नेम एंड विल प्लॉट ऑल कॉलम्स. तो यहाँ पर डेटा फ्रेम अगर आप यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख दो plt डॉट प्लॉट फंक्शन और यहाँ पर सिंपली df2 लिख दो. ऐसा ना लिखो कि df2 का इंडेक्स फंक्शन एक्स एक्सिस पे होना चाहिए और df2 का कोई सा दूसरा जो आपका कॉलम है जैसे कि एज फंक्शन df2 डॉट एज, तो ये आपका वाई एक्सिस पे होना चाहिए. तो ये चीज़ें ना बताओ और सिंपली आप लिख दो df2. ठीक है, सिंपली आप ऐसा लिख दो df2. अब क्या होगा, आपने कोई कॉलम नहीं बताया ना, तो अब वो क्या करेगा, दोनों प्लॉट कर देगा. ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर उसने दोनों की प्लॉटिंग कर दी है ना, क्योंकि आपने बताया नहीं कि एज वाला कॉलम प्लॉट करना है कि प्रोजेक्ट्स वाला कॉलम प्लॉट करना है. तो ये ऑटोमेटिकली दोनों को ही प्लॉट करेगा, है ना. तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों कॉलम्स बनकर मिले हैं, पर कोई यहाँ पर अभी तक लीजेंड यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है. अब जैसे कि देखो ये तो df2 बनाया, अब हम देखते हैं हमारे df वाले डेटा को. देखो ये df वाले डेटा में दिख रहा है आपको, अभी df2 में क्या था, सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी, सारे नंबर्स थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. अब हम df की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग भी है, कैरेक्टर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, है ना. तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं अब हमारे पास. तो अब हम देखते हैं इस तरीके की चीज़ों को कैसे प्लॉट किया जाता है. अगर आप यहाँ पर df नाम के डेटाबेस डेटा फ्रेम को प्लॉट कर देते हो उसी तरीके से जिस तरीके से आपने df2 को प्लॉट किया, तो df2 आपने देखा कितना क्लियर बना था. अब देखो अगर आप प्लॉट फंक्शन लगाते हो df पर तो देखो कुछ इस तरीके का डेटा फ्रेम बन के आता है जो कि यूजलेस है, कोई इतना सेंस नहीं बना रहा है. यहाँ पर एक्स एक्सिस तो चलो ठीक है सही दिख रही है, वाई एक्सिस पे आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी है, और यहाँ पर एफ एम मतलब कि जो आपने सेक्स का कॉलम था मेल फीमेल वाला वो भी है, प्रोग्रामर मतलब कि उनकी पोस्ट भी है, उनके नाम भी है. तो बहुत सारी चीज़ें उसने यहाँ पर वाई एक्सिस में इंक्लूड कर दी है जो कि कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा है. ठीक है, तो जब आप प्लॉट फंक्शन लगाते हो उनके ऊपर जिनमें नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है. तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को प्लॉट नहीं कर पाते हैं ढंग से. अगर न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती सारी तो इजीली प्लॉट हो जाती, पर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी होने के कारण बहुत सा गलत ग्राफ ये बनकर आता है. अब इस तरीके की सिचुएशन जो हमको बनी जिसमें प्लॉटिंग हो रही है नॉन न्यूमेरिक कॉलम्स की, उससे कैसे बच सकते हैं. तो उससे बचने का एक ही तरीका, आप एक्सप्लिसिटली मतलब आप एक्सटर्नली वहाँ पर स्पेसिफाई करो कि कौन कौन से कॉलम्स मुझे प्लॉट करना है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं उसकी बात करूँ तो देखो ये रहा मेरा कॉलम, यहाँ पर ये प्लॉट हो सकता है, ये प्लॉट हो सकता है, ये प्लॉट हो सकता है, ये प्लॉट हो सकता है. कौन कौन से, इंडेक्स, एज, प्रोजेक्ट्स और बजट, इतनी चीज़ें यहाँ पर प्लॉट हो सकती हैं. तो हम देखते हैं यहाँ पर हम जिन जिन चीज़ों को प्लॉट करना चाहते हैं वो सब लिख सकते हैं, इंडेक्स, एज और प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पर इंडेक्स, एज, प्रोजेक्ट इन्होंने प्लॉट कर दिया है. तो जैसे ये इंडेक्स, एज और प्रोजेक्ट को प्लॉट कर रहा है तो आप देखो यहाँ पर कैसे प्लॉटिंग हो रही है.
प्लॉटिंग के लिए इन्होंने df डॉट इंडेक्स कॉमा df डॉट एज कॉमा df डॉट प्रोजेक्ट्स ऐसे df 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 देकर वैल्यूज़ प्रोवाइड करी हुई है। और जैसे कि आपको पता है कि सब में न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही थी, तो आप जैसे इनकी प्लॉटिंग करोगे तो आप देखोगे कि इस तरीके से कॉलम बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंडेक्स वैल्यूज़ ले ली 0 से लेकर 6 तक, ठीक। यहाँ पर उसने जो भी आपके प्रोजेक्ट्स की वैल्यू आनी थी वो प्रोजेक्ट्स की वैल्यू ले ली और उनको वहाँ पर उसने प्रिंट करके बता दिया, ठीक। तो इस तरीके से प्लॉटिंग की जा सकती है। अगला जो तरीका होता है वो तरीका होता है हमारा प्लॉटिंग द डेटा फ्रेम्स डेटा यूजिंग डेटा फ्रेम्स प्लॉट फंक्शन। अभी तो आपने पाई प्लॉट के फंक्शंस का यूज़ करके प्लॉटिंग की, अब हम डेटा फ्रेम के मतलब कि पांडास के कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। जब आप वहाँ पर डेटा फ्रेम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करके प्लॉट करना चाहते हो तो आपको डेटा फ्रेम का नाम लिखना पड़ता है और उसके बाद लगाना पड़ता है प्लॉट फंक्शन। अगर आप इतना करते हैं तो आप एक डेटा फ्रेम का प्लॉट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और आप इसका यूज़ करके प्लॉटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर प्लॉट फंक्शन में एक खास चीज़ है जो समझने जैसी है। यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं काइंड आर्ग्यूमेंट, और वो काइंड आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं हमारे इस प्लॉट फंक्शन के अंदर। जैसे कि मैंने लिखा ना df डॉट प्लॉट फंक्शन, यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ काइंड इज इक्वल्स टू, और क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं काइंड के अंदर, तो लाइन, बार, बार एच, हेस्ट, बॉक्स, पाई, स्कैटर, मतलब जितने टाइप के चार्ट्स हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया काइंड इज इक्वल्स टू बार। तो क्या होगा, डेटा फ्रेम जो डीएफ है आपका, उस डीएफ का प्लॉटिंग होगा, पर कैसा होगा, तो बार ग्राफ के फॉर्म में प्लॉटिंग होगा। ये आपने काइंड से बता दिया, ठीक। तो इस तरीके से प्लॉटिंग की जा सकती है डेटा फ्रेम्स का यूज़ करके। इसके एडवांटेजेस थोड़े से समझ लेते हैं। जब डेटा फ्रेम का प्लॉट फंक्शन यूज़ करते हैं तो क्या एडवांटेजेस हमको मिलते हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स ही प्लॉट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखना कि जब कभी आप डेटा फ्रेम के प्लॉट फंक्शन को यूज़ करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही प्लॉट करता है। नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली स्किप हो जाती हैं और वो प्लॉटिंग में नहीं आती हैं। दूसरा एडवांटेज, इट ऑटोमेटिकली एड्स लेजेंड फॉर द प्लॉटेड डेटा। ये उससे भी बड़ा एडवांटेज है ना। नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ तो हटा रहा था, वो एडवांटेज था ही, उससे बड़ा एडवांटेज क्या है, यहाँ पर लेजेंड बनाने के लिए आपको कोई लेजेंड फंक्शन यूज़ नहीं करना और कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पर लीजेंड ऑटोमेटिकली बनकर आ जाता है, हमको लीजेंड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको बनकर मिलेगा, ठीक। तो जैसे कि आप देखो यहाँ पर df2 नाम का आपके पास कोई डेटाबेस है, डेटा फ्रेम है, आपने उसको df2 डॉट प्लॉट फंक्शन लगाया। अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप प्लॉट डॉट बार फंक्शन लगा रहे थे, अब आप df2 डॉट प्लॉट फंक्शन लगा रहे हो, ठीक है। अंतर समझो, यहाँ पर हम क्या लगा रहे थे, plt डॉट प्लॉट फंक्शन लगा रहे थे, है ना। अभी plt डॉट प्लॉट फंक्शन लग रहा था क्योंकि हम अभी मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके बना रहे थे। अब हम पांडास का यूज़ करके बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर पांडास का यूज़ करके बनाते समय आपको डेटा फ्रेम का नाम देना होता है और प्लॉट फंक्शन लगाना होता है। तो जैसे ही आप प्लॉट फंक्शन लगा दोगे तो देखोगे कि df2 जो था, जिसमें बहुत सारी हमारी वैल्यूज़ थी, देखो चलो df2 देखते हैं। ये देखो यहाँ पर हमारी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं एज के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मैंने सिंपली df2 डॉट प्लॉट फंक्शन लगाया। जैसे ही मैं df2 डॉट प्लॉट फंक्शन लगाता हूँ तो आप देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली उसने मेरा जो ये टेबल था, ये एक जो ग्राफ है वो बना दिया। ये तो चलो ठीक है, पर जो खास बात है वो है ये कि लेजेंड भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट होकर हमको मिल जाता है। ऑलराइट, ये एक एडवांटेज है कि भैया डेटा फ्रेम के प्लॉट फंक्शन को यूज़ करने से जो लेजेंड है वो ऑटोमेटिकली बनकर मिल जाता है। अगर आपको लाइन ग्राफ बनाना है तो जैसे कि लाइन ग्राफ तो आप सिंपली जो वो डिफ़ॉल्ट ही होता है तो आप जैसे df डॉट प्लॉट फंक्शन लिखते हो तो df जो है वो df, अब हम देखते हैं df क्या है। ये देखो ये है df।
जिसमें नेम भी है, सेक्स भी है, पोजीशन भी है, सिटी भी है, एज भी है, प्रोजेक्ट्स भी है, बजट भी है। तो यहाँ पर न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज़ हैं। और एक चीज़ हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर जब हम डेटा फ्रेम के प्लॉट फंक्शन को यूज़ करते हैं तो डेटा फ्रेम के प्लॉट फंक्शन को यूज़ करते टाइम यहाँ पर कोई भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू प्लॉट नहीं होती है। जब नहीं होती है तो देखो क्या होता है, df डॉट प्लॉट फंक्शन जैसे ही आपने लगाया तो आपका एज, प्रोजेक्ट और बजट तीन ही आपके न्यूमेरिक कॉलम से तीनों उसने प्लॉट कर दिए और यहाँ पर आपको उसका लेजेंड भी बनाकर उसने बता दिया। ठीक, अगर ऐसे ही आपको कोई दूसरा टाइप का ग्राफ क्रिएट करना होता तो आपको यहाँ पर प्लॉट फंक्शन के अंदर लिखना होता काइंड इज इक्वल्स टू बार, पाई, स्कैटर, हिस्ट, जो भी आप बनाना चाहते हो वो आपको काइंड इज इक्वल्स टू के अंदर ये एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा प्लॉट फंक्शन के अंदर और आप प्लॉटिंग कर सकते हो। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन्होंने, जैसे कि हम इसको देखने की समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पर उन्होंने स्कैटर चार्ट बनाकर बताया है। ये लिखा हुआ है काइंड इज इक्वल्स टू स्कैटर एफ डी एफ डॉट प्लॉट फंक्शन में एक्स एक्सिस पे बना दी डे 1 की वैल्यू, वाई एक्सिस पे बना दी डे 2 की वैल्यू। ठीक है, क्या हो कौन सा बना रहा है ये हम ऊपर देख लेते हैं एक बार। ये वाला क्रिएट हो रहा है डी एफ डी एफ, डे 1 और डे 2 का उसने एक ग्राफ चार्ट बनाने की कोशिश की है। तो आप देखो उसको यहाँ पर जैसे ही उन्होंने एक्स इज इक्वल्स टू डे 1, वाई इज इक्वल्स टू डे 2 लिखा और काइंड इज इक्वल्स टू स्कैटर डाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्कैटर चार्ट इन दोनों वैल्यूज़ का जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा वो वैल्यूज़ को लेकर इसने एक स्कैटर चार्ट बना दिया है। सिमिलरली अगर आपको ये बार चार्ट बनाना होता तो बार चार्ट के लिए आप क्या करते, काइंड इज इक्वल्स टू बार प्रोवाइड कर देते। जैसे ही आप काइंड इज इक्वल्स टू बार प्रोवाइड कर देते तो आपको इस तरीके का एक पूरा का पूरा ग्राफ देखने को मिलता है जिसमें लेजेंड भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आ जाता। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के क्रिएट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बनाना है तो क्या है, हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए बार और बार एच लिख देंगे तो वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। हिस्टोग्राम्स बनाने हैं तो क्या, तो काइंड इज इक्वल्स टू हिस्ट, तो हिस्टोग्राम्स बन जाएंगे। बॉक्स प्लॉट किया ही नहीं है पर उसको भी प्लॉट किया जा सकता है, काइंड इज इक्वल्स टू बॉक्स, तो बॉक्स प्लॉट्स भी वो ऑटोमेटिकली प्लॉट कर देगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हमें, कंसीडर फॉलोइंग डेटा फ्रेम प्रोडेफ नाम का एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है जिसमें ये कुछ वैल्यूज़ हैं। आपको बोला है कि आपको एक स्कैटर चार्ट प्लॉट करना है। ठीक है, अब स्कैटर चार्ट कैसे प्लॉट होता है, तो स्कैटर चार्ट एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यूज़ होती है, वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यूज़ होती है और उन दोनों वैल्यूज़ को वो प्लॉट कर देता है। जहाँ पर इंटरसेक्शन आता है वहाँ पर डॉट बना देता है और सारे डॉट्स बनाकर दिखा देता है। एक बात तो पक्की है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए रहेगी। पर यहाँ पर इंडेक्स बना हुआ है क्या ऊपर वाले एग्जाम्पल में, सॉरी इसमें यहाँ पर इंडेक्सिंग की हुई है क्या, नहीं की हुई है। जब इंडेक्सिंग नहीं की हुई है तो यहाँ पर नंबर तो कहीं से लाने पड़ेंगे हमको। तो यहाँ पर प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमको यहाँ पर रेंज डालनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू है रेंज एट 0 और लेंथ ऑफ प्रोडेफ। अब प्रोडेफ की लेंथ कितनी है तो आपको यहाँ से देखनी पड़ेगी, प्रोडेफ की लेंथ है 6, तो यहाँ पर लेंथ 6 है तो 6 वैल्यूज़ जनरेट करेगा। तो 6 वैल्यूज़ कैसे जनरेट करेगा, तो एक यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 0 से लेकर 5, तो ये 6 वैल्यूज़ इसने यहाँ पर जनरेट कर ली। ठीक है, या तो फिर 0 हटाना है तो जो आप ये फंक्शन लगा रहे हो उस फंक्शन में लैन प्रोडेफ +1 कर दो, +1 कर दोगे तो वो वहाँ पर उसको बढ़ा देगा। और 1 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आपने रेंज दे दी 1 से, तो वो 1 से स्टार्ट करेगा और लेंथ ऑफ प्रोडक्ट में एक जुड़ेगा। लेंथ ऑफ प्रोडक्ट थी 5 तो 6 तक जाएगा, ये 1 से लेकर 6 तक ये वैल्यूज को लेकर जाएगा। 6 था तो 7 तक लेके जाएगा। 7 अल्टीमेटली काउंट नहीं होगा क्योंकि वो एंडिंग लिमिट है, तो एंडिंग लिमिट काउंट नहीं होती है, तो 6 तक की वैल्यूज़ ही यहाँ पर काउंट होकर मिलेंगी। तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू। अब एक्स एक्सिस की वैल्यू तो आपको मिल गई, ये जो आपने ऊपर बना ली वो। वाई एक्सिस पे क्या डालना है, तो वाई एक्सिस पे जो डालना है डाल दो। आपको पल्सेस का निकालना है तो पल्सेस डाल दो कुछ, और राइस का निकालना है, वेट का निकालना है वो डाल दो। तो जो भी आप वाई एक्सिस पे प्रोवाइड करोगे उन दोनों के बीच में एक स्कैटर चार्ट बनेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा और यहाँ पर स्कैटर चार्ट बनकर मिल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने एक्स लेबल वाई लेबल भी लगा दिया है और शो फंक्शन भी यूज़ करके बताया है।
तो इस तरीके से प्लॉटिंग की जा सकती है, अलग अलग टाइप्स से हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे डेटा को। ये कुछ एग्जांपल्स हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 35 देखते हैं। कंसिडर डेटा फ्रेम MKSDF, अच्छा मार्क्स DF, एज शोन बिलो। यहाँ पर 0 से 4 इंडेक्स दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं, एज दी हुई है, प्री बोर्ड के मार्क्स और बोर्ड के मार्क्स। ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। अब आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट प्री बोर्ड मार्क्स एंड बोर्ड मार्क्स फ्रॉम अबव डेटा फ्रेम ऑन द सेम स्कैटर चार्ट। एक ही स्कैटर चार्ट पर, ठीक है, स्कैटर चार्ट याद रखना, एक ही स्कैटर चार्ट पे आपको ये वैल्यूज प्लॉट करना है। तो एक ही स्कैटर चार्ट पे प्लॉट करना है तो आपको एक्स और वाई दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। कलर इज इक्वल्स टू आपने दे दिया ग्रीन, और नीचे दे दिया कलर इज इक्वल्स टू रेड, और एस साइज इज इक्वल्स टू MKSDF.H, MKSDF.H। जैसे ही आप इतना कोड लिखोगे तो आप देखोगे कि इस तरीके से आपको एक पूरा का पूरा ग्राफ बनकर मिल जाएगा। लास्ट एग्जांपल दिया है, कंसिडर द डेटा फ्रेम ऑफ प्रीवियस एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट बोर्ड मार्क्स अगेंस्ट प्री बोर्ड मार्क्स इन अ स्कैटर चार्ट। बोर्ड मार्क्स के अगेंस्ट पीटर चार्ट आपको सॉरी कौन सा चार्ट क्रिएट करना है यहाँ पर आपको, स्कैटर चार्ट क्रिएट करना है ना। हाँ ठीक है, तो स्कैटर चार्ट क्रिएट करने के लिए आपने काइंड इज इक्वल्स टू स्कैटर दे दिया, पहले तो या बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स एक्सिस पे क्या डाला, प्री बोर्ड, वाई एक्सिस पे डाला बोर्ड, दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पर आएगा वहाँ पर स्कैटर चार्ट बनकर मिल जाएगा। एक्स लेवल फंक्शन पे लिख दिया प्री बोर्ड मार्क्स, वाई लेवल फंक्शन पे लिख दिया बोर्ड मार्क्स। तो इस तरीके से हम, और PLT.show फंक्शन लगाकर उसको शो कर दिया। तो इस तरीके से हम हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लेटेस्ट रिवाइज में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो ये आप लोगों को आज देख लेना है। मैं ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इनको पढ़ लो, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव्स भी आप देख लें, मैं इनका भी डिस्कशन बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे आपको खुद से ही सॉल्व करने हैं, ठीक, इनका डिस्कशन नहीं होगा, तो ये भी आप सॉल्व कर लें। फिल इन द ब्लैंक्स अगेन, दिस इज ऑब्जेक्टिव, ये भी आपको ही करना है, ऑल राइट। उसके बाद ट्रू फॉल्स, दिस इज अगेन ऑब्जेक्टिव, ये भी आप ही करेंगे, ट्रू फॉल्स और सारी चीज़ें, ठीक। तो ये सब भी आपको ही बनाना है। उसके बाद देखो सॉल्व प्रॉब्लम्स, डेफिनेटली सॉल्व प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट होती हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स आपको पढ़नी ही पढ़नी होती है। सॉल्व प्रॉब्लम्स में ऑलमोस्ट अराउंड ईच एंड एवरी टॉपिक आई थिंक गेट्स ऑलरेडी कवर्ड। तो यहाँ पर हमको इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये सारे के सारे जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं ये हमको करना ही करना है। ठीक, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस एक बार आप लोग देख लेना, थ्योरेटिकल पार्ट है ये। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने बनाकर बताए हैं कुछ ग्राफ्स और उनके आउटपुट्स भी दिए हुए हैं। तो आप लोग एक बार ये पूरे सॉल्व प्रोग्राम्स को एक बार गो थ्रू करें और एक बार समझें, और अगर नहीं आप लोगों को क्लियर होता है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारी आज की क्लास में, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स का मैं एक कुछ हो पाएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अदरवाइज फ्रॉम माय पार्ट दिस चैप्टर इज़ ओवर। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, कैसे बनाना है सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इन सॉल्यूशंस को देखकर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हो कि कैसे ग्राफिंग की जाती है, कैसे प्लॉटिंग की जाती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखकर समझ में आने लगेगी। सो दिस इज़ इट स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।